प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का किया उद्घाटन। सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, सीमा पार मुकदमों की चुनौतियां समेत अन्य विषयों पर होगी चर्चा। जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी के समन पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होना है पेश। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका। झारखंड को कल मिलेगी दूसरी वंदे भारत की सौगात। प्रधानमंत्री रांची हावड़ा समेत 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से करेंगे रवाना। समय सारणी जारी। और जामताड़ा पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। नकद 55,000 रुपये समेत 10 मोबाइल और 14 सिम कार्ड बरामद। लातेहार में एक नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में वर्षों से न्यायपालिका भारत की न्याय व्यवस्था की संरक्षक रही है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में कानूनी पेशेवरों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। We also extend a warm welcome to Honorable Minister of Law and Justice, Independent Charge, Shri Arjun Ram Meghwal, Honorable Attorney General for India, Shri R. Venkataramani, Mr. Alex Chang, Lord Chang. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को एक मजबूत, निष्पक्ष, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का आधार चाहिए। मुझे विश्वास है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी देश एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से काफी कुछ सीख सकेंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी में आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डीपली कनेक्टेड है। हर लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने ज्यूरिडिक्शन को लेकर बहुत सचेत है, लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वो बॉर्डर्स या ज्यूरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन के दौरान उभरते कानूनी रुझान, सीमा पार मुकदमों की चुनौतियां समेत अन्य विषयों पर चर्चा होगी। India has a rich tradition of engaging with foreign constitutions and precedents. It is often argued, and I tend to agree, that our openness to draw from foreign experiences is rooted in our perception of the Constitution as a transformative document. When a Constitution is perceived as transformative, it is more likely that foreign experiences will be drawn as inspiration of how such transformation is possible on several issues. In a number of my own judgments, and that applies to my colleagues in the Supreme Court, we survey the position of law adopted by international organizations and various national jurisdictions. I have found this to be a worthwhile exercise to not only contextualize answers to constitutional questions, such as public interest immunity claims for non-disclosure, but also commercial law questions like remuneration of arbitrators. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। वाराणसी के गांधी राजा तालाब में बनने वाला ये अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 1115 करोड़ रुपए की लागत से बने विद्यालय विशेष रूप से मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं। इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में लगभग 1000 छात्रों को समायोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भी भाग लेंगे। संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर गिरिडीह जिले में धन्यवाद मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा और महिला चौपाल अध्यक्ष शालिनी बैसखियार ने कहा कि महिलाएं पोस्ट कार्ड भेजकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताएंगी। सभा और राज्य लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का जो नियम बना है वह अब कानून का रूप ले लेगा। और यह हम मोदी जी को सभी बहनें इतनी खुश हैं कि उन्हें धन्यवाद देना चाहती हैं कि जो वर्षों से अलग अलग सरकारों के राज में यह बिल लंबित पड़ा था वो अंततः पास हो गया। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार प्रकट करते हैं क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन इस विधेयक को लाया है और अभी दुर्गा पूजा आने वाला है और नारी की पूजा होती है और नारी को इतना बड़ा सम्मान मिला। जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी के समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पेश होना है। ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री को 17 तारीख को चौथा समन जारी किया था। इससे पहले ईडी ने 14 अगस्त, 24 अगस्त और 9 सितंबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए थे। इधर मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के लिए बनी समिति की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति को दी गई शक्ति के संदर्भ में आगे बढ़ने के तौर तरीकों पर चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। 2 सितंबर को 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह के नाम शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखकर इस उच्च स्तरीय समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा इस कमेटी में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और पूर्व सीवीसी संजय कोठारी भी हैं। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे, तो वहीं कानून सचिव नितिन चंद्रा समिति के सचिव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रांची हावड़ा और पटना जसीडीह हावड़ा समेत 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर रांची रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, जबकि जसीडीह स्टेशन पर सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहेंगे। इस ट्रेन का नियमित परिचालन 27 सितंबर से शुरू होगा। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को लेकर रेलवे ने समय सारणी भी जारी कर दी है। बोकारो जिले में सेल और बीसीसीएल ने पहल करते हुए आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। आदिवासियों की आर्थिक उन्नति के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं ताकि उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके।
झारखंड में भी आदिवासी महिलाओं की उन्नति के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। बोकारो स्टील प्लांट के सहयोग और सेल के प्रयासों से आदिवासी महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उनकी उन्नति के दरवाजे खोले जा रहे हैं। आज महिलाएं वेस्ट वस्तुओं से ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जिनकी देश के साथ साथ विदेशों में भी डिमांड है। तालाब में पाई जाने वाली जलकुंभी से चप्पलें और दूसरी घरेलू चीजें बनाई जा रही हैं, जिसके कारण आदिवासी महिलाओं को घर बैठे आर्थिक फायदा हो रहा है। पहले परेशान थी क्योंकि मैं दूसरे पे डिपेंड थी, अपने हस्बैंड से कुछ भी जरूरत के लिए अपने हस्बैंड से हमको मांगना पड़ता था। लेकिन जब से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ, अपनी ज़रूरतें खुद से पूरा करती हूँ। ग्लव्स का होता है, कटिंग होता है, सिलाई होता है और जलकुंभी से बनता है ये सजावट का सामान वगैरह। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि देश और विदेश के मार्केट के हिसाब से ये महिलाएं वस्तुएं बना सकें। हस्तशिल्प की इन वस्तुओं को एक मार्केट मिल सके, इसके लिए भी सेल प्रयास करता है। ये हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट का ये CSR सेंटर है बोकारो स्टील सिटी में। और लास्ट 1 साल से हम लोगों ने एक ये टारगेट लिया है कि अपने आसपास के जितने भी पेरिफेरल विलेजेज हैं उनकी विमेन फॉक को हम लोग को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना है। सो 1 साल से हम लोग और पूरा बोकारो स्टील प्लांट इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए हम लोग अपने CSR में जितने भी एफर्ट हो सकते हैं इसमें लगा रहे हैं। महिला सौंदर्य की वस्तुएं, घर की सजावट के सामान, बांस की चटाई, टोकरी, दस्ताने, पर्स, घर के गमलों के लिए सुंदर कवर और न जाने कितनी चीजें ये आदिवासी महिलाएं अपने हाथों से बना रही हैं। आज की तारीख में हजारों महिलाएं मोदी सरकार की योजना का लाभ ले रही हैं और अपना काम करके खुद स्वावलंबी भी हो रही हैं। आदिवासी महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं मोदी सरकार चला रही है ताकि उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। बोकारो में भी इस सेंटर पर जो महिलाएं हैं कई तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं और इन प्रोडक्ट की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी है। और इन महिलाओं को जो मंच प्रदान कर रहा है वो सेल इन महिलाओं को मंच प्रदान कर रहा है ताकि ये महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएं। कैमरामैन आरके के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, बोकारो। गिरिडीह जिले में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत नगर निगम की ओर से बस पड़ाव परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान निगम के अधिकारियों, कर्मियों और सफाई कर्मियों ने झाड़ू लगाकर पूरे परिसर की सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इसी के साथ आज हम लोग इस परिसर को हमारे पूरे कर्मियों के साथ, नगर निगम की टीम के साथ विशेष सफाई का अभियान हम लोग करेंगे और इस परिसर को पूरी तरह से साफ सुथरा करेंगे। साथ ही लोगों से भी ये अपील हम लोगों ने किया है कि ये शहर, ये रोड, ये परिसर, ये बस स्टैंड, ये सब हम सभी का है। इधर राजधानी रांची स्थित दूरदर्शन केंद्र परिसर में और प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में भी स्वच्छता पखवाड़ा के तहत अधिकारियों और कर्मियों ने स्वच्छता की शपथ ली। महात्मा गांधी ने जिस भारत की स्थापना देखा था उसमें सिर्फ राजधानी की आजादी नहीं थी बल्कि एक देश की कल्पना की थी। का सपना देखा था, जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी। वर्ष 2021 में शुरू हुए स्वच्छता के विशेष अभियान 1.0 से अब तक विशेष अभियान 3.0 के सफर में किस तरह सरकारी दफ्तरों और विभागों का सदुपयोग हो रहा है तथा क्या है विशेष अभियान 3.0 का लक्ष्य, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अब लक्ष्य है 1.5 लाख साइट्स की स्वच्छता, 100 लाख स्क्वायर फीट जगह बनाना और 400 करोड़ रुपयों की राजस्व की प्राप्ति। विशेष अभियान 3.0 को 2 चरणों में बांटा गया है।
15 सितंबर से प्रारंभ हो रहे प्रिपरेटरी फेज में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, लंबित मामलों की पहचान, अनुपयोगी सामान के डिस्पोजल और खाली हुई जगह के सौंदर्यीकरण की योजनाएं बनाई जाएंगी। वहीं 2 अक्टूबर से दूसरे यानी इम्प्लीमेंटेशन फेज का आगाज कर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। विशेष अभियान 3.0 के सफल क्रियान्वयन के लिए DARPG ने विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया है। संपूर्ण तैयारी, सतत निगरानी और नियमित समीक्षा, ये वे 3 चरण हैं जो विशेष अभियान 3.0 की सफलता की गाथा में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। विशेष अभियान ने आज सरकारी कार्यालयों की पूरी तस्वीर बदल दी है। ये एक नई पहचान है जिसमें नजर आते हैं चमकते दमकते कार्यस्थल, कर्मठता और सक्षमता से भरपूर कर्मचारी। विशेष अभियान 3.0 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023। कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से साहिबगंज जिले के रहने वाले युवा शिक्षित किसानों को 2 करोड़ रुपए तक कृषि ऋण सस्ते ब्याज दरों पर कृषि विभाग देने की तैयारी कर रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का ने बताया कि इसके लिए इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित विभाग से संबंधित जो भी किसान या पढ़े लिखे युवा अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही कम ब्याज दर 3% ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपए तक वो लोग लोन ले सकते हैं। और ये लोन चुकाने के लिए बहुत लंबा अवधि लगभग 7 साल दिया हुआ है, इसलिए ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या उनको ऑनलाइन आवेदन करना रहता है। जनरली इसमें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी काम है, जैसे फसलों का ग्रेडिंग करना, उसकी छटाई करना या उसकी पैकेजिंग करना, इस तरह के एक्टिविटी को उसमें शामिल किया गया है। ये स्वरोजगार का बहुत ही अच्छा साधन है। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2020-21 से लेके 2032-33 तक करीब 1445 करोड़ रुपया इस पर खर्च करेगा और इसमें 7 साल तक उनको मात्र 3% ब्याज देना है। ये सबसे अच्छी बात है और उसके बाद उनको अगर और ज़रूरत होगा तो उससे ज़्यादा भी फंड मुहैया कराया जा सकता है। हजारीबाग रेलवे स्टेशन और बनादाग कोल साइडिंग का रेलवे के वरीय अधिकारियों ने निरीक्षण किया। उन्होंने साइडिंग से कोयले की लोडिंग बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही जीएम ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। रेलवे की टीम ने एनटीपीसी की पकड़ी बरवाडी साइडिंग का भी मुआयना किया। टीम में रेलवे और एनटीपीसी के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। रिव्यू किया है एनटीपीसी ऑफिशियल्स के साथ और इस तरह ये लोडिंग को हमें और बढ़ाना है आगे और उसके ऊपर हमारा विशेष ध्यान रहा है और जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। प्रोजेक्ट के जो हमारा रेलवे का प्रोजेक्ट है उसमें जो रैपिड लोडिंग सिस्टम के लिए रेलवे नेटवर्क बनाना है, उसकी आज रिव्यू किया है। एक अच्छा प्रगति हुई है और यहाँ पर कोल लोडिंग में काफ़ी अभी प्रगति होगी और जो भी हमारे यहाँ के सेफ्टी के जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इन साइबर अपराधियों का संबंध नशाखुरानी गिरोह से था जो ट्रेनों में यात्रियों को नशा खिलाकर लूट की घटना को अंजाम देते थे। इनके पास से नकद 55,000 रुपये समेत 10 मोबाइल और 14 सिम कार्ड बरामद किया गया है। वो अभी बेहोशी की अवस्था में एमसीएच पटना में भर्ती हैं। इस बात की परिजनों के द्वारा हम लोग को सूचना दी गई और इसमें हम लोग एक्टिवेट हुए तो लोकल पुलिस के उससे पता चला कि उसमें से एक मोबाइल है, उसका टावर लोकेशन जामताड़ा जिला में आ रहा है, करमाटांड़ क्षेत्र में। उसमें इस बात की सूचना मिलने पर साइबर पुलिस उपाधीक्षक मंजरूल होदा और थाना प्रभारी साइबर पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारी करमाटांड़ के एक टीम का गठन किया गया है और इसमें छापेमारी उनके द्वारा किया गया। इसमें जो नशाखुरानी गिरोह है उसके जो अपराधी है वो गिरफ्तार किया गया। साथ ही पता चला कि जो सामान उसका लुटाया गया था जो बेहोश करके, वो भी बरामद कर लिया गया है झारखंड पुलिस के हवलदार का।
इसके अलावा और भी बहुत सारे मोबाइल की भी बरामदगी हुई, 8-10 मोबाइलों की सिम्स की बरामदगी हुई, पैसे की भी बरामदगी हुई है। तो पता चला कि ये नशाखुरानी गिरोह के अलावा ये साइबर क्रिमिनल। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा से प्रभावित होकर नक्सली संगठन जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर कमलेश सिंह ने लातेहार पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मौके पर लातेहार के पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ के समादेष्टा भी मौजूद थे। उग्रवादी संगठन है, उसके पुराने एक सब जोनल कमांडर रहे और पिछले लगभग 15 साल से पहले माओवादी में भी सक्रिय रहे, बाद में जेजेएमपी में आए। कमलेश सिंह उस नाना जी और विधायक जी भी कहा जाता था इनको। ये लात छिपाधर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर और विशेष रूप से मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो सीआरपीएफ के हमारे पदाधिकारी हैं, इनके जो यूनिट से जुड़े हुए और लोग हैं, तो इनके प्रयासों से इन्होंने आज आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है और मुख्यधारा में जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इनका स्वागत करता हूँ। अच्छा इन्होंने कदम उठाया और साथ ही अपील करूंगा कि जो बाकी भी उग्रवादी जेजेएमपी के, टीपीसी के या सीपीआई सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। सरकारी प्रयास का ही नतीजा है कि शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं भी अब खुद का स्वरोजगार चुन रही हैं और आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर चल पड़ी हैं। रांची जिले के मांडर प्रखंड के ब्राम्बे की रहने वाली किरण किस्पोट्टा की पहचान आज से कुछ महीने पहले तक घरेलू महिला के रूप में थी। किरण को जब से झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS और महिला स्वयं सहायता समूह का साथ मिला है, तब से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। JSLPS के रुअर्बन प्रोजेक्ट के तहत किरण बेकरी यूनिट का संचालन कर रही हैं और अच्छी कमाई की राह पर चल पड़ी हैं। JSLPS की मदद से वो पास कर दिया गया। उसके बाद में ये यूनिट मिल गया, फिर धीरे धीरे ये काम को काफी अच्छा तरीके से करने लगे। हुनर की धनी किरण ने महज कुछ दिनों का प्रशिक्षण लेकर केक, पेस्ट्री और बेकरी आइटम बनाने में महारत हासिल कर ली है। इनके बनाए हुए बेकरी आइटम्स की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है और इलाके में इनकी पहचान भी बनती जा रही है। केक बनाने में पहले तो बेक करने में 30-35 मिनट लगता है। उसके बाद में फिर उसको ठंडा होने में करीबन 1 घंटा लगेगा। उसके बाद में फिर उसको सेट करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। मांडर प्रखंड के 2 पंचायत ब्राम्बे और मुरमा में रुअर्बन प्रोजेक्ट के तहत 37 यूनिट का संचालन किया जा रहा है। मांडर प्रखंड के JSLPS के FTC संतोष कुमार बताते हैं कि रुअर्बन प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन महिला समूह को स्वावलंबी से जोड़ने के लिए यहाँ पर 37 यूनिट चलती है। उनमें से ये ब्राम्बे की किरण किस्पोट्टा है, इनको बेकरी यूनिट मिला हुआ है और उसी के तहत ये केक बनाती हैं, चॉकलेट्स बनाती हैं और यहाँ सेल करती हैं। समाज में महिलाओं को वास्तविक अधिकार मिले और इसके लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। महिला सशक्तिकरण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब महिलाएं अपने जीवन से जुड़े कई फैसले खुद ले रही हैं और समाज में मिसाल कायम कर रही हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 1 सितंबर से 27 अक्टूबर तक विभिन्न चरणों में अमृत कलश में एकत्र की गई मिट्टी से राजधानी दिल्ली में एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा, जो हमें अमृत काल में भारत को महान बनाने के लिए प्रेरित करेगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पाकुड़ जिले के +2 उच्च विद्यालय पाकुड़िया में प्रधानाध्यापिका प्रमिला टुड्डू द्वारा कल नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर को कलश में मिट्टी सौंपा गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के द्वितीय चरण का आयोजन 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ग्रामीण स्तर पर किया जा रहा है। इसके तहत गांव में पौधरोपण और कलश में मिट्टी एकत्र किया जा रहा है। इसी कड़ी में नेहरू युवा केंद्र बोकारो, देवघर तथा जामताड़ा में ग्रामीण स्तर पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी पर किया जाएगा। की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का किया उद्घाटन। सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, सीमा पार मुकदमों की चुनौतियां समेत अन्य विषयों पर होगी चर्चा। जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी के समन पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होना है पेश। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका। झारखंड को कल मिलेगी दूसरी वंदे भारत की सौगात। प्रधानमंत्री रांची हावड़ा समेत 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से करेंगे रवाना। समय सारणी जारी। और जामताड़ा पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। नकद 55,000 रुपये समेत 10 मोबाइल और 14 सिम कार्ड बरामद। लातेहार में एक नक्सली ने किया आत्मसमर्पण।